हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीएच डिकोडिंग द हिंदू। इस लेक्चर सीरीज में हम द हिंदू को डीपली डिकोड करते हैं। सभी छोटे बड़े टॉपिक्स जो भी हमारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी को डीपली हम कवर करते हैं। तो अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को बहुत कम टाइम में कवर करना चाहते हो तो वीडियो लेक्चर आप ही के लिए है। तो आज स्टार्ट करेंगे 11 फरवरी का द न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से होगा क्या, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम करेंगे वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। फर्स्ट बांदीपुर, सेकंड भीतरकनिका, थर्ड मानस, फोर्थ सुंदरबंस। विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर देंगे आप। इसका आंसर ए 1 and 2 ओनली, बी 1 3 and 4 ओनली, सी 2 3 and 4 ओनली, या फिर डी 1 2 3 and 4। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन कौन से इनमें से प्रोटेक्टेड एरियाज को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा चुका है। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब हम एक क्योट देख लेते हैं जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्योट क्या है हमारे पास। फ्रीडम कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस। किसकी क्योट है ये, लीजा मुर्कोव्स्की की। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। काफी शॉर्ट सी क्योट है ये, लेकिन जीएस पेपर 2 में या फिर एसए में, एथिक्स में कहीं भी आपको हेल्पफुल हो सकती है। न्यूज एनालिसिस की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 2-3 घंटे का द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, तो एक लाइक तो बनता है। फर्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रिस्पॉन्स की डिमांड की है कि अडानी स्टॉक जो इतना गिर रहा है उसके ऊपर सेबी का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डिमांड की है। देखो अभी हम ये जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, इसके अंदर नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना सेबी। सेबी क्या है, कैसे काम करता है। सेबी क्या है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 12 अप्रैल 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका बेसिक फंक्शन क्या है। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट और रेगुलेट करना। इस कैसे आया ये एग्जिस्टेंस में। सेबी के आने से पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज हुआ करती थी, जिसकी पावर उसके पास आती थी कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 से। अप्रैल 1988 में सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, रेगुलेटर बनाया गया कैपिटल मार्केट्स का, लेकिन उसके लिए कोई भी एक्ट नहीं लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, तब सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, इनिशियली सेबी के पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी, कोई एक्ट नहीं लाया गया था। ये शुरू में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे सेटअप की गई थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस टाइप से भी आ सकता है एक स्टेटमेंट कि सेबी वाज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इट बिकम ऑटोनोमस, और इसको पावर मिली सेबी एक्ट 1992 से, फिर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में सिचुएटेड है। कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका एक रीजनल ऑफिस है, और अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में भी इसके रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें सेबी के, तो इसमें एक चेयरमैन होंगे, होल टाइम मेंबर्स होंगे और पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। सेबी काफ़ी सारी कमिटीज़ को भी अपॉइंट करती है जब भी किसी इशू के अंदर डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर एक सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होता है जिसको एंटिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जब भी कोई पार्टी सेबी के डिसीजन से खुश नहीं होती तो वो इस ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकती है। और इस सेट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, 2 अदर मेंबर्स भी होंगे, और इनके पास उतनी ही पावर होगी जितनी कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। अगर कोई पर्सन सेट के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। पावर्स और फंक्शंस की बात करें कि सेबी के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शन है, तो सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये अपने रेगुलेशंस को ड्राफ्ट कर सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है, रूलिंग्स दे सकती है और पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकती है। ये 3 कैटेगरीज के अंदर काम करती है, 3 कैटेगरीज में फंक्शन करती है। इशूअर्स के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाती है जिसकी हेल्प से इशूअर्स जो है अपने फाइनेंस को इंक्रीज कर पाएँ। इन्वेस्टर्स के लिए
ये सेफ्टी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने का काम करती है इंटरमीडियरीज के लिए। ये एक प्रोफेशनल मार्केट इनेबल करवाती है फॉर इंटरमीडियरीज। सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2014 की वजह से सेबी जो है अब किसी भी मनी पूलिंग स्कीम जिसकी वर्थ है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसको रेगुलेट कर सकती है। और कोई नॉन कंप्लायंस करता हुआ पाया जाता है तो उस केस में एसेट्स को भी अटैच कर सकती है। सेबी के चेयरमैन के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस का ऑर्डर दे सकते हैं। सेबी बोर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन भी ले सकता है, टेलीफोन कॉल डाटा रिकॉर्ड्स किसी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, किसी भी एंटिटी की या किसी भी पर्सन की, अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेट की जा रही है उसके रिस्पेक्ट में। सेबी जो है वो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन वर्क भी करता है वेंचर कैपिटल फंड्स का, और जो भी म्यूचुअल फंड्स जैसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनको कलेक्टिवली रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है। और ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको प्रमोट और रेगुलेट करने का भी काम करता है, और ये कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी फ्रॉड या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। ये सेबी के बारे में था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे, बट अगेन रिक्वेस्ट करूंगी, लेक्चर हेल्पफुल है लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गहलोत गवर्नमेंट ने बजट, फिफ्थ बजट पेश किया है अपना असेंबली में, जहां कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो ये बोला गया है कि इन्फ्लेशन बाम लगाई है, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है उसके ऊपर एक बाम लगाई गई है कोई नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस ना करके। तो इसमें क्या किया जाएगा बजट में, देखिए थोड़ा सा आइडिया हम ले लेंगे कि क्या हो रहा है ये। एक मिनट, देखो, फ्री फूड पैकेट्स प्रोवाइड करवाने की बात की गई है फैमिलीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। एलपीजी सिलेंडर बीपीएल फैमिलीज को 500 रुपीज़ में मिलेगा, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज को 500 रुपये में मिलेगा। जहां जो भी फार्मर्स 2000 यूनिट पर मंथ से कम कंज्यूम करेंगे उनके लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन रखा गया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर्स के लिए अगर 100 यूनिट से कम है तो फ्री मिल जाएगी उन्हें। जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसका एक्सटेंशन करने की बात की गई है बोर्ड और कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का कवर जो है वो 25 लाख पर ईयर तक करने की इंक्रीमेंट की बात की गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई एंट्रेंस फी नहीं रखी जाएगी, ये भी बोला गया है। और जो बच्चे चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए हैं कोविड पेंडेमिक की वजह से, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रोविज़न रखा गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या-क्या हो जाता है, 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हम। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके बाद चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस, और लास्ट में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देखते हैं। तो 2 फेजेज़ लॉन्च हो चुके हैं। फर्स्ट फेज़ जो था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, उसको मई 2016 में लॉन्च किया गया था, और पुअर हाउसहोल्ड्स को इसके थ्रू एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए गए थे। से फेज़ 2 में क्या किया गया, इसका एम ये था कि जो माइग्रेंट्स है उनको मैक्सिमम बेनिफिट इस स्कीम का दिया जा सके, क्योंकि माइग्रेंट्स को अपना एड्रेस प्रूफ सबमिट करने में दिक्कत होती है और वो अदर स्टेट्स में भी जाके रहने लग जाते हैं। तो इस स्कीम को इस टाइप से मॉडिफाई करने की बात की गई थी कि जो माइग्रेंट्स है वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, और अब उन्हें केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म देना है जिससे वो इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के, विमेन को एम्पावर करना और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मेनली जो है वो चूल्हे चौके पे काम औरतें करती हैं, और अगर वो अनहेल्दी कुछ यूज़ करती हैं फ्यूल, तो उससे उनकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम एलपीजी सिलेंडर्स इनको प्रोवाइड करवाएंगे, एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसकी वजह से वीमेन की हेल्थ सबसे ज़्यादा इंप्रूव होती देखी जाएगी। अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं हमारी कंट्री में वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। यंग चिल्ड्रन में काफ़ी सारी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस इस क्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से हो जाती है। इंडोर एयर पॉल्यूशन हो जाता है फॉसिल फ्यूल के जलने से, उसको प्रिवेंट किया जा सकेगा। फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के, इस स्कीम के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट 1600 रुपये का हर एलपीजी कनेक्शन के लिए बीपीएल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवाने की बात की गई। एक एलपीजी कनेक्शन डिपॉजिट फ्री दिया जाएगा उज्ज्वला 2.0 में, एक फ्री फर्स्ट रिफिल और एक हॉट प्लेट फ्री दी जाएगी बेनिफिशरीज को। टारगेट क्या था इसका, उज्ज्वला 1.0 का टारगेट था कि जो भी बीपीएल हाउस होल्ड्स हैं मार्च 2020 तक
50 मिलियन वीमेन को एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करवाना। अगस्त 2018 में काफ़ी सारी 7 अदर कैटेगरीज की वीमेन को भी इस स्कीम के अंडर लाया गया। कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी वीमेन को? एससी एसटी की वीमेन को, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, टी गार्डन्स और आइलैंड की वीमेन्स को। 2.0 के अंडर क्या किया गया? बेनिफिशरीज एडिशनली 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस ऐड किए गए। गवर्नमेंट ने ये टारगेट फिक्स किया था कि पाइप्ड गैस प्रोवाइड करवाएंगी अंडर उज्ज्वला 2.0। आपको ध्यान रखना है, पाइप्ड गैस प्रोवाइड करवाने का प्रोविजन या टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था कि 50 डिस्ट्रिक्ट्स में 21 लाख होम्स को पाइप्ड गैस प्रोवाइड करवाई जाएगी। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी थी जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। अचीवमेंट्स की बात करें तो पहला फेज जो था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, उसमें 8 करोड़ पुअर फैमिलीज जिसमें दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज भी इंक्लूडेड हैं, उन्हें फ्री कुकिंग गैस कनेक्शंस दिए गए। एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी गुना हमारी कंट्री में फैल चुका है। पिछले 6 सालों में मोर देन 11,000 न्यू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमारी कंट्री में खुल चुके हैं। चैलेंजेस भी आए हैं इस स्कीम में काफ़ी सारे। सबसे पहला चैलेंज क्या है? लो कंजम्पशन ऑफ रिफिल्स। मतलब एक बार तो लोगों ने एलपीजी जब फ्री में मिल रहा था ले लिया, लेकिन उसका सस्टेन्ड यूज एनकरेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। इसकी वजह से जो लोन डिस्पर्स किए गए इस स्कीम के अंडर, उनकी रिकवरी करना मुश्किल हो गया। जो एनुअल एवरेज रिफिल कंजम्पशन था वो केवल 3.21 था। मतलब अगर आप 100 लोगों को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो जब फ्री का है तो वो सब ले रहे हैं, लेकिन जब अगली बार रिफिल अपने आप से करवाना होगा तो उनमें से केवल 3.21 लोग ही उनको रिफिल करवाएंगे। दूसरा इशू क्या था, चैलेंज क्या था? सिस्टम एनोमली। काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज थी कनेक्शंस को प्रोवाइड करवाने में, इशू करवाने में, और जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं उनके पास कनेक्शन पहुंच ही नहीं पा रहा था। अनइंटेंडेड बेनिफिशरीज के पास कनेक्शन जा रहा था और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स थी जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई नहीं करवा रही थी, और डी डुप्लीकेशन प्रोसेस इनएडिक्वेटली चल रहा था। अब वे फॉरवर्ड की बात करें क्या हो सकता है, तो इस स्कीम को पुअर हाउसहोल्ड्स जो भी अर्बन या सेमी अर्बन स्लम एरियाज हैं वहाँ पर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, और हमें अपनी पॉपुलेशन की हायर एलपीजी कवरेज को अचीव करने के लिए उन पुअर हाउसहोल्ड्स को कनेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जहाँ एलपीजी नहीं है। आधार नंबर सभी एडल्ट फैमिली मेम्बर्स के और नए बेनिफिशियरीज के ऐड कर देने चाहिए सो दैट डी डुप्लीकेशन को रोका जा सके। आई होप आपको समझ आया होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। अब हम पढ़ते हैं चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में सभी इंश्योर्ड फैमिलीज जो होंगी वो इस स्कीम की बेनिफिशियरीज हो जाएंगी और उनको 5 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर जो फैमिली मेम्बर है वो इंश्योर्ड है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो एक्सीडेंट में मतलब मारा जाता है, या फिर उसके हाथ, फीट, आइज कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं परमानेंटली, तो उस केस में 5 लाख रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसमें ये जो बेनिफिट होगा, ये अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या फिर कोई रोड एक्सीडेंट में जल जाता है इंश्योर्ड फैमिली मेम्बर, या फिर कोई रूफ गिर जाती है, हाउस कोलैप्स हो जाता है, डूब जाता है, कोई केमिकल सब्सटेंसेस स्प्रे हो जाते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, या फिर कोई जल जाता है, इन सभी केसेस में भी बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये बोला गया था। इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर 5 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा अगर एक्सीडेंट हो जाता है। 3 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे उस केस में जहां दोनों हाथ या दोनों पैर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं, या फिर दोनों आइज डैमेज हो गई है, या फिर 1 लेग एंड 1 आर्म डैमेज हो गई है और 1 आई एक्सीडेंट में। और 1.5 लाख उस केस में दिया जाएगा जिस केस में हैंड्स को कम्प्लीटली डैमेज हुआ है, फीट को और आइज को। जो स्कीम है वो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के थ्रू ऑपरेशनलाइज करने की बात की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। इतना ही था इसके बारे में। अब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाया गया था 10 सितंबर 2013 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि
जो ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच है उसको फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, उन्हें एडिक्वेट क्वांटिटी में क्वालिटी फूड अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाना, सो दैट जो कंट्री पीपल हैं वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी पाएँ। कवरेज की बात करें तो 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करने की इसमें बात की गई थी और उनको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स देने की बात की गई। ओवरऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 67% कैटर करता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को पीडीएस में कवर किया जाएगा, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस देगी, और जो एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना के अंडर हाउस होल्ड्स कवर हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। प्रोविज़न क्या है? 5 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ, राइस एट ₹3 पर केजी, व्हीट एट ₹2 पर केजी, कोर्स ग्रेन्स ₹1 पर केजी के रेट पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स हैं उनको जैसे मिलता आ रहा है हर महीने हर हाउस होल्ड को 35 केजी फूड ग्रेन, उनको वही मिलता रहेगा। मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 6,000 रुपये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को दिए जाएंगे, और प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के बर्थ के 6 महीने बाद तक। जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए मील्स प्रोवाइड करवाने की बात इसमें की गई। फूड सिक्योरिटी अलाउंस उन टाइम बेनिफिशरीज को दिया जाएगा अगर उनको फूड ग्रेन्स की सप्लाई नहीं दी जा रही है तो, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे सेटअप करने की इसमें बात की गई। की पॉइंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कितने हैं एट प्रेजेंट, तो अप्रोक्सीमेटली 2.37 करोड़ हाउस होल्ड्स या फिर 9.01 करोड़ पर्सन्स फरवरी 2021 में अंत्योदय अन्न योजना के अंडर कवर हो चुके थे। अप्रोक्सीमेटली 70.35 करोड़ पर्सन्स प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के अंडर कवर हो चुके हैं। नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर रूरल अर्बन कवरेज रेशियो सेम रहता है कि 67% पॉपुलेशन रहती है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कवर होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे 81.35 करोड़ से 89.32 करोड़ तक, और ये एस्टीमेट है 2020 पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसकी वजह से हमें एक एडिशनल सब्सिडी रिक्वायरमेंट पड़ेगी 14,800 करोड़ रुपीज़ की। ये नेशनल कवरेज रेशियो अगर इसको डाउनवर्ड हम रिवाइज करते हैं तो सेंटर 47,229 करोड़ तक बचा पाएगा, और ये जो सेव की हुई अमाउंट होगी गवर्नमेंट के द्वारा ये दूसरे कंसर्न एरियाज जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन में लगाई जाएगी। अब इस मूव के चैलेंजेस क्या होंगे? कोविड-19 के टाइम्स पे डबल बर्डन है ये हमारी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे। अनएम्प्लॉयमेंट है एक तरह एक जगह, और दूसरी जगह क्या है? फूड इनसिक्योरिटी इशूज। तो इस मूव को काफ़ी सारी स्टेट्स ने अपोज भी किया है। कुछ और रिकमेंडेशंस इससे रिलेटेड दी गई हैं। एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई थी शांता कुमार जी के अंडर। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो कवरेज रेशियो है इसको 67 से कम करके हमें 40% तक कर देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि 67% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसको 40% ला देना चाहिए, जहाँ सभी बीपीएल फैमिलीज इजीली कवर हो पाएंगी, और बल्कि उससे ज़्यादा ही कुछ कवर हो पाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 वाला था उसने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें सेंट्रल इशू प्राइसेस को रिवाइज करने की ज़रूरत है जो सेंट्रल पूल से रिलीज़ किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ईयर से ये अनचेंज्ड रहे हैं, इसलिए इन्हें चेंज करके भी हम कुछ मतलब मनी सेव कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? देखो, पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है, हमें केवल वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ओपोजिशन के एमपीज ये कह रहे हैं कि जो बजट आया है वो माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है, कैसे क्या करता है डिस्क्रिमिनेशन? इसमें ये कहा गया है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की गई है इंक्वायरी के लिए, सो दैट वो अडानी ग्रुप पे अपनी रिपोर्ट दे पाए, उस पूरे मैटर को मॉनिटर कर पाए। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को किसी भी पर्टिकुलर बिल को एग्जामाइन करने के लिए सेटअप किया जाता है, और उसके बाद ही उसको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को किसी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी में अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का कोई केस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के पर्पस के लिए भी
सेटअप किया जा सकता है। और ये एक एडहॉक बॉडी होगी, टेम्परेरी बॉडी होगी। इसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सेटअप किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा, किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करना। कंपोजिशन की बात करें तो अगर हमें जेपीसी को सेटअप करना है तो एक हाउस में मोशन पास किया जाएगा और उस मोशन को दूसरे हाउस के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए। ये कमिटी मेंबर्स कौन होंगे, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और इनका नंबर वेरी कर सकता है। मतलब लोकसभा से ट्वाइस नंबर ऑफ मेंबर्स लिए जा सकते हैं एज द राज्यसभा। पावर और फंक्शन की बात करें तो जेपीसी के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, चाहे ओरल फॉर्म में चाहे रिटन फॉर्म में, और कोई जो भी मैटर है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी ये कर सकती है। जो फाइंडिंग्स होंगी कमेटी की और प्रोसीडिंग्स होंगी ये सभी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। केवल उन चीज़ों को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो ज़रूरी हैं उनको ही पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास विदहोल्ड करने का, अगर उसमें स्टेट का इंटरेस्ट किसी तरीके से अफेक्ट होता है तो स्पीकर जो है उनका फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोई भी एविडेंस से रिलेटेड इशू चल रहा है, डिस्प्यूट है, उस केस में, मतलब अगर ये जेपीसी कोई एविडेंस की डिमांड कर रही है और गवर्नमेंट वो एविडेंस नहीं दे रही है तो डिस्प्यूट हो गया, मतलब जेपीसी और गवर्नमेंट के बीच। तो उस डिसीजन मतलब उस डिस्प्यूट के ऊपर डिसीजन कौन लेंगे, स्पीकर लेंगे। ये कमेटी जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज को इंक्वायरी के लिए इनवाइट कर सकती है और पीपल को सम्मन कर सकती है अपने सामने। कमेटी को जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी पार्लियामेंट में, उसके बाद डिसबैंड किया जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा, जेपीसी के बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, हालांकि हम काफ़ी दिन से इसको कवर कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आई है और इसी को एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप ये मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में पक्का पक्का कवर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि कॉलेजियम ने अगर किसी कैंडिडेट को डिसाइड किया है अपॉइंटमेंट के लिए टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उस कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलेजियम के डिसीजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो हम कॉलेजियम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है। ये जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर करने का सिस्टम होता है जो ना ही किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के द्वारा। ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट जजेस केस आया 1981 में। इसने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनका जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे जो रिकमेंडेशन है उसकी प्राइमेसी को कोजेंट रीजंस के लिए रिफ्यूज किया जा सकता है। मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अपनी रिकमेंडेशन देंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे और ट्रांसफर पे, उसको एग्जीक्यूटिव मना कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है अगर कोई वैलिड रीजंस एग्जीक्यूटिव के पास हैं तो इस रूलिंग की वजह से एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के ऊपर आ गया, प्राइमेसी मिल गई फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। फिर आया 1993 में सेकंड जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ये बोल दिया कि कंसल्टेशन का वर्ड का मीनिंग क्या है, कंकरेंस। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बातचीत करेंगे, कंसल्टेशन का मतलब ये है कि कंकरेंस होना चाहिए, मतलब उनकी सहमति होनी चाहिए। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है सभी मिलके लेंगे। सीजेआई का इंडिविजुअल ओपिनियन ही मैटर नहीं करेगा बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलके लिया जाएगा वो मैटर करेगा। फिर आया 1998 में थर्ड जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट जब पार्लियामेंट की रेफरेंस की बात करता है आर्टिकल 143 के अंडर, तो वहाँ कॉलेजियम को 5 मेंबर बॉडी के तौर पे एक्सपेंड कर दिया गया जहाँ सीजेआई होंगे और 4 मोस्ट सीनियर कुलीग्स इनके होंगे साथ में। कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होगा उसको सीजेआई हेड करेंगे और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी कोर्ट के होंगे। हाई कोर्ट का कॉलेजियम वहाँ के चीफ जस्टिस हेड करेंगे और उनके साथ होंगे वहाँ उस कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस। जजेस जो होंगे हायर जुडिशरी के, उनको केवल कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंट किया जा सकता है और गवर्नमेंट का रोल कॉलेजियम के डिसीजन के बाद आता है।
मतलब एग्जीक्यूटिव की कोई भी यहाँ रोल नहीं देखा जा सकता, कोई इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। क्या प्रोसीजर होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का? सीजीआई के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। और जहाँ तक सीजीआई की बात है तो जो जाने वाले सीजीआई हैं वही अपने सक्सेसर को रेकमेंड करके जाते हैं। प्रैक्टिस में क्या किया जाता था कि सीनियरिटी के बेसिस पे इनको मतलब चूज किया जाता था सीजीआई को, लेकिन ये जो मैटर है या फिर ये जो बेसिस है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको 1970s में इसका उल्लंघन किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए जो प्रपोजल होगा वो सीजीआई के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। सीजीआई बाकी कॉलेजियम मेंबर से डिस्कशन करके उसके बाद जिस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात की जा रही है वहाँ के सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करके उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे और सभी कंसल्टीज का ओपिनियन जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको एक फाइल के तौर पे फॉर्म किया जाएगा। कॉलेजियम अपनी रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के पास सेंड करेंगे जो उसको फर्दर प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। अब हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे सबसे पहले तो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के नहीं होने चाहिए, वो आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट होने चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे वो कॉलेजियम के द्वारा रेकमेंड किए जाएंगे जिसमें सीजीआई होंगे और बाकी दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। और ये जो प्रपोजल है ये आउटगोइंग सीजीआई ही देते हुए जाएंगे अपने दो सीनियर मोस्ट कुलीग्स के साथ कंसल्ट करके। रिकमेंडेशन को बाद में चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा जो गवर्नर को एडवाइस करेंगे इस प्रपोजल को और फिर उसके बाद इसको लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा। अब कॉलेजियम सिस्टम के साथ क्या क्या इश्यूज रिलेटेड हैं? सबसे पहले एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये जो प्रोसेस है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की ये कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देती है एग्जीक्यूटिव को और ये जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरी सीक्रेसी में की जाती है। तो इस वजह से ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे अकाउंटेबल नहीं होते और अगर कई बार क्या होता है राइट कैंडिडेट को छोड़ के रॉन्ग चॉइस कैंडिडेट की कर ली जाती है तब भी इन्हें कोई भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। चांसेस रहते हैं फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के, क्योंकि ये जो अ, कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिकली रखा नहीं गया है कि किस कैंडिडेट को सीजीआई की पोस्ट के लिए लाया जाएगा या फिर कौन इसके लिए सही है। तो इसके लिए इसकी वजह से नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रह जाता है। नॉन ट्रांसपेरेंसी हमारे जुडिशियल सिस्टम में पाई जाती है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। ये प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस के भी अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑल दो तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं कि कोई भी ऑर्गन अपनी एक्सेसिव पावर्स यूज ना करे। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो जुडिशरी को इमेंस पावर दे रहा है और इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है उसके चेक एंड बैलेंस का चेक एंड पोज का काफ़ी कम स्कोप यहाँ बच जाता है। और एक ये क्लोज डोर मैकेनिज्म है, कोई भी ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है और पब्लिक को कोई नॉलेज नहीं होती कि कॉलेजियम कब मीट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है, कैसे मीट कर रहा है और कैसे अपने डिसीजंस ले रहा है। और कोई भी ऑफिशियल माइन्यूट्स भी नहीं होते कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स के। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखी जाती है हायर जुडिशरी में, वीमेन काफ़ी फेयरली अंडर रिप्रेजेंटेड हायर जुडिशरी में रहती हैं। तो ये सभी इश्यूज हैं जो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने ये बोला था, ये डिमांड की थी, अपील की थी कि 14 फरवरी को काओ हक डे के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने अब अपनी अपील वापस ले ली है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर। इसकी जो लीगल स्ट्रक्चर है ये आती है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 से। इसको 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको स्टार्ट किया गया था लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणदले के स्टीवार्डशिप में, क्योंकि वो एक काफ़ी वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन थी, तो उन्हीं के स्टीवार्डशिप में इसको स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके चेन्नई में है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैंडेट क्या है, ये रूल्स फ्रेम करता है कि
एनिमल्स को किस टाइप से ह्यूमनली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और जहाँ भी स्ट्रिक्टर लॉज बनाने की ज़रूरत है सो दैट एनिमल्स को कहीं भी हरास ना किया जाए, टॉर्चर ना किया जाए, तो उसके लिए काम करता है। मेंबरशिप की बात करें तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल राइट एक्टिविटीज़, पार्लियामेंटेरियंस इस बोर्ड में रिप्रेजेंट होते हैं। बोर्ड में 28 मेंबर्स होंगे टोटल, और जो मेंबर्स की टर्म होगी वो 3 साल की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास हेट स्पीच से रिलेटेड है। हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम बॉडी ने उसको कंडेम करने की अपील की है, या फिर ये कहा है कि बीजेपी के खिलाफ वो एक्शन लेगी सो दैट ये हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया को रोका जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया, ये मुस्लिम बॉडी जमियत उलामा ए हिंद, बीजेपी लीडर्स और मीडिया के कुछ सेक्शंस के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है। ये कंट्री की ओल्डेस्ट मुस्लिम बॉडी है, और इसने इस मिनेस को एंड करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स उठाने की बात की है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इसकी वजह से मदरसास की रेपुटेशन जो है वो खराब हो रही है। तो इस वजह से ये काफ़ी नाराज़ हैं गवर्नमेंट से और मीडिया पर्सन से। तो हेट स्पीच के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल में हमारे लिए हेट स्पीच इंपॉर्टेंट है कि हेट स्पीच क्या होती है। तो लॉ कमीशन की 267th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेट स्पीच का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी टर्म्स, कोई भी ऐसी स्पीच जिसमें किसी भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस के खिलाफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ या लाइक के बेसिस पे हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही हो, ऐसी स्पीच को हेट स्पीच कहा जाएगा। और हेट स्पीच में कोई भी वर्ड हो सकता है, चाहे रिटन या स्पोकन, साइंस हो सकते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, जो कि जिनका इंटेंशन क्या है, किस कोई वायलेंस करवाना, फियर पैदा करना। रिलेटेड डाटा क्या क्या मिलता है हमें, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग काफ़ी केसेस इंक्रीज हो चुके हैं रिसेंट टाइम में हेट स्पीच को प्रमोट करते हुए और सोसाइटी में एनोमसिटी को बढ़ाते हुए। 2014 में केवल 323 केसेस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन 2020 तक आते आते ये जो केसेस हैं 1804 तक पहुंच गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेट स्पीच बढ़ती जा रही है। तो रेगुलेशंस क्या है इस ब्लास्फेमी से रिलेटेड? आईपीसी का जो सेक्शन 295 ए है, वो किसी भी स्पीच, राइटिंग या साइन जिसकी वजह से कोई भी मैलिशियस इंटेंशन दिखाई देता है, सिटीजन के रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट करने का, उसके लिए पनिश करता है एक फाइन और 3 साल तक की जेल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दी है? रामजी लाल मोदी केस 1957 में आया था, उसमें सेक्शन 295 ए की लीगैलिटी को अफर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19(2) जो है हमारा, वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे रीजनेबल लिमिट्स लगाता है, अलाउ करता है। तो जो पनिशमेंट है सेक्शन 295 ए के अंडर, वो ब्लास्फेमी से रिलेटेड है, उससे डील करती है। जिस भी स्पीच का मैलिशियस कोई एम होता है किसी भी क्लास की रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को हर्ट करना। और एक अगला केस 1960 में आया था, सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन फतेहगढ़ वर्सेस राम मनोहर लोहिया केस। इसमें यह कहा गया था कि कोई भी लिंक स्पीच, स्पोकन या पब्लिक डिसऑर्डर उसकी वजह से हुआ है, तो उसका एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए आपस में। मतलब कोई स्पीच बोली गई और उसकी वजह से कोई पब्लिक डिसऑर्डर हुआ है, तो उन दोनों इवेंट्स के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी उसको हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जाएगा। 2011 में कोई ऐसी स्पीच जिसकी वजह से अनलॉफुल एक्शन कुछ भी होता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। और स्टेट को एक हाई बार रखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक डिस्टरबेंस का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन को आप एक सप्रेसिंग के एक्सप्रेशन के तौर पे नहीं ले सकते। पब्लिक डिस्टरबेंस एक लार्जर लेवल पे होना चाहिए, तभी इसको हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जा सकेगा। और ब्लास्फेमी और हेट स्पीच लॉज में हमें डिफरेंस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन इन दोनों चीज़ों की हो जाती है। सेक्शन 295 ए काफ़ी वाइड है, और ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी
अगर किसी रिलीजन या रिलीजियस सेंसिबिलिटीज की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उससे कोई भी इंसाइटमेंट नेसेसरली होगी ही, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। 295 ए में कुछ हेट स्पीच स्टैट्यू रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे ओकेजन्स पे कहा है कि जो गोल होना चाहिए हेट स्पीच का, जैसा सेक्शन 295 ए में कहा गया है, उसका क्या है कि प्रीजुडिस को हमें प्रिवेंट करना है और इक्वालिटी को इंश्योर करना है। हमारे जो लॉज हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है। जो हेट स्पीच लॉज हैं उनमें क्रिटिसाइजिंग और प्रीजुडिस एंकरेज करने में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी है उनके फेथ को एक जगह एग्रीवेट करना और दूसरी जगह क्रिटिसाइज करना दोनों डिफरेंट बातें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस इंटरप्रिटेशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी देखी जाती है और इसी वजह से लॉ जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। वे फॉरवर्ड क्या होगा? ब्लास्फेमी, जिसका मेनली काम क्या है? किसी भी रिलीजन के क्रिटिसिज्म को रोकना। वो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के साथ इनकम्पैटिबल है, क्योंकि फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए या फिर कोई भी डिस्कोर्स के ऊपर स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ फेथ एंड हेट स्पीच के बीच की जो लाइन है उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें ब्लास्फेमी को लॉ में लेके आना चाहिए और इसको नॉन क्रिमिनल बना देना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट होंगे गुलमार्ग में और ओलंपिक के ड्रीम्स इसकी वजह से स्पार्क हो जाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या है ये खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 थर्ड एडिशन है। मतलब ये पहले 2 बार कंडक्ट हो चुके हैं और तीसरी बार कंडक्ट होने वाले हैं और इस साल भी 1500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें 9 डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्गेनाइजर्स कौन होंगे इसके? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स को ऑर्गेनाइज करेगी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ J&K के साथ मिलकर। जो पहले वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2021 वाला एडिशन लेह में हेल्ड किया गया था, 2020 वाला एडिशन गुलमार्ग में हुआ था। गेम्स कौन कौन से होते हैं? स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, स्नो शू रनिंग, आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, नॉर्डिक स्काइंग, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, माउंटेनियरिंग, स्नो रग्बाय, ये सभी गेम्स होंगे। गुलमार्ग की बात कर लेते हैं तो ये एक हिल स्टेशन है और कंट्री का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। ये पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। पीर पंजाल रेंज की बात की है तो पीर पंजाल रेंज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं कहीं। पीर पंजाल रेंज जो है वो लेसर हिमालयन रीजन में ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है जो कि ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक फैले हुए हैं इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में। जो हिमालयाज हैं उनका धौलाधर और पीर पंजाल रेंजेस की तरफ थोड़ा एलिवेशन देखा जा सकता है। पीर पंजाल लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज की और सतलुज रिवर के बैंक के पास ये अपने आप को हिमालय से डिसोसिएट कर लेती है और एक डिवाइड बना देती है बियास और रावी नदी के बीच में एक साइड और चिनाब को एक साइड। ये रिनॉर्ड गलियात माउंटेन्स जो है वो भी इसी रेंज में पाए जाते हैं। ये रीजन वैली ऑफ कश्मीर से मुगल रोड के द्वारा कनेक्टेड है और इसी का कश्मीर के साथ एक हिस्टोरिकल कनेक्शन देखा जा सकता है। दियो टिब्बा और इंद्रासन जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स है जो इस माउंटेन रेंज के ईस्टर्न एंड्स में देखी जा सकती है। गुलमार्ग हिल स्टेशन भी कश्मीर का इसी में लाई करता है पीर पंजाल में, ये तो हमें पता ही है। पीर पंजाल पास जो है जिसको पीर की गली भी कहा जाता है, ये कश्मीर वैली को राजौरी और पूंछ से जोड़ता है मुगल रोड के द्वारा और मुगल रोड के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है और ये कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट में लाई करता है। जवार टनल 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है पीर पंजाल माउंटेन में बनिहाल पास के अंडर, जो बनिहाल को काजीगुंड से कनेक्ट करती है और दूसरी साइड माउंटेन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो देखो मैप करने की बात है, थोड़ा सा मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? दाऊदी बोहरा प्रैक्टिस के अगेंस्ट प्ली गई है कोर्ट में तो उसको लार्जर बेंच सुनेगी। ये इम्पॉर्टेंट है। दाऊदी बोहरा प्रैक्टिस क्या होती है और इसके अंदर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है एक, इसके अंदर एक्स कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की जाती है। एक्स कम्युनिकेशन क्या होता है
किसी को भी अपने धर्म से बर्खास्त कर देना। तो ये प्रैक्टिस दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में की जाती है। ये इनका कहना ये है कि एक प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस है, जबकि महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2016 इसके खिलाफ है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये प्ली गई है। पूरा पढ़ेंगे दाऊदी बोहरास कौन है और ये क्या प्रैक्टिस है। दाऊदी बोहरास जो है मुस्लिम कम्युनिटी के शिया सेक्ट के मेंबर्स हैं। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी एक डिस्टिंक्ट हेरिटेज रखती है अपना, और काफ़ी रिच हिस्टोरिकल लीगेसी इनकी देखी जा सकती है, जो कि फातिमी इमाम से ट्रेस की जा सकती है। इनके लीडर का नाम था अल दई अल मुतलक, जो सबसे पहले येमेन में, फिर उसके बाद पिछले 450 ईयर से इंडिया से हैं। करंट 53rd लीडर इन इस होलीनेस के हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। मेन लैंग्वेज इस कम्युनिटी की है लिसान अल दावत। ये गुजराती का एक डायलेक्ट है जिसके अंदर अरेबिक और उर्दू भी थोड़ी थोड़ी देखी जा सकती है। जो कम्युनिटी के लीडर होंगे उनके पास इसके मेंबर को एक्स कम्युनिकेट करने का राइट है। एक्स कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? इसमें होता है किसी को मॉस्क्यू में जाने की मनाही कर देना, और दूसरा क्या है कि उसका ब्यूरियल, जहाँ उस कम्युनिटी के मेंबर्स का ब्यूरियल होता है वहाँ अलाउ ना करना। इस प्रैक्टिस को कहा जाता है एक्स कम्युनिकेशन। आपको ध्यान रखना है। तो मुंबई प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 जो था, वो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए लाया गया था, जो सर्टेन कम्युनिटीज में प्रेवलेंट था। क्योंकि एक्स कम्युनिकेशन की वजह से क्या कहा जाता है कि जो मेंबर्स हैं इसके उनके लेजिटिमेट राइट्स और प्रिविलेजेस डिप्राइव हो जाते हैं। फातिमी इमाम्स प्रोफेट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं थ्रू इमाम अली बिन अबी तालिब, जो कि प्रोफेट के सन इन लॉ थे, और फातिमा उनकी डॉटर थी। तो फातिमी इमाम्स इनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हो जाते हैं। लीगल वैलिडिटी क्या है इस एक्स कम्युनिकेशन की? सबसे पहला लीगल चैलेंज क्या है? जो इस कम्युनिटी के 51st लीडर थे, उन्होंने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये उसको वॉयलेट करती है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट को? सबसे पहले आर्टिकल 25 कि सबके पास राइट है किसी भी रिलीजन को कंसाइज प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का। दूसरा आर्टिकल 26 जो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने में फ्रीडम देता है। तो ये सबमिट किया गया कि जो पावर है एक्स कम्युनिकेशन की, वो मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी अफेयर्स की पार्ट है रिलीजन्स के मैटर में, और इसको सुप्रीम कोर्ट के आगे सबमिट होना चाहिए। क्योंकि जो एक्स कम्युनिकेशन की पावर है ये ना ही एब्सोल्यूट है और ना ही आर्बिट्रेरी है। किसी भी कम्युनिटी का एक्सपल्जन वो एक ही मीटिंग में जमात की अफेक्ट किया जा सकता है। पर्सन जो भी होगा जिसके खिलाफ ये एक्स कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसको वार्निंग दी जाएगी और एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने आप को सुधारने की। और ये प्रैक्टिस एसेंशियल क्लेम की जाती है। क्या कंटेंशंस दिए जाते हैं कि कुरान में इसकी परमिशन नहीं दी गई है एक्स कम्युनिकेशन की, और ये इस्लाम के स्पिरिट के अगेंस्ट है। और उन्होंने ये भी कंटेंट किया गया है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ का जो राइट है रेगुलेट करने का, वो उन्हें एक्स कम्युनिकेशन करने का राइट नहीं देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू दिया 1962 में कि दाई जो पोजीशन है वो एक एसेंशियल पार्ट है इस कम्युनिटी का, और जो पावर है एक्स कम्युनिकेशन की वो डिसिप्लिन को एनफोर्स करने के लिए यूज़ की जाती है, ना ही किसी को पनिश करने के लिए। फिर ये जो जजमेंट थी ये इस एक्ट के एक चैलेंज के रूप में सामने आई थी। आई होप आपको समझ आया होगा एक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या है ये दाऊदी बोहरा प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास? जम्मू कश्मीर में लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लिथियम इंपोर्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो लिथियम क्या है पढ़ेंगे इसके बारे में। लिथियम के बारे में, लिथियम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक केमिकल एलिमेंट है। एक मिनट, ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li है। सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये लाइटेस्ट मेटल और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल ये होता है, और इसको मिनरल ऑयल में हमें रखना पड़ता है। एल्कली मेटल है और रेयर मेटल है। एल्कली मेटल में कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कीशियम और फ्रेंशियम।
हाइड्रोजन के साथ मिलके ग्रुप 1 में आते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में आता है। रेयर मेटल्स में कौन कौन से आएंगे? नायोबियम, टेंटेलम, लिथियम, बेरिलियम, सीजियम। और रेयर अर्थ्स में लेंथेनम, लुटेटियम और स्कैंडियम, हिट्रियम, ये सभी आते हैं। ये मेटल जो होती हैं ये स्ट्रेटेजिक नेचर की होती हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री में या फिर हाई टेक इंडस्ट्रीज में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, स्पेस, डिफेंस, इन सभी में। यूजेस की बात करें तो लिथियम मेटल एलॉयज बनाने में काफ़ी यूजफुल होता है। ये लेड के साथ वाइट मेटल, मोटर इंजन्स, एल्यूमिनियम के साथ एयरक्राफ्ट पार्ट्स और मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट्स में यूज़ किया जाता है। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस में लिथियम का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में लिथियम का यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप में भी लिथियम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं लिथियम के? चिले, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा चिले के पास, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन अर्जेंटीना। इंडिया में लिथियम की बात करें तो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट जो है, उनके रिसर्चर्स ने ये एस्टिमेट किया था कि इंडिया में लिथियम रिजर्व्स 14,100 टन है, जो कि थोड़ा थोड़ा साउथ कर्नाटका मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पाए गए थे। और यह इंडिया का फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट साइट था जो मिला था। अदर पोटेंशियल साइट्स कौन कौन सी हो सकती थी? कौन कौन सी हो सकती हैं? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, इग्निशियस बेल्ट्स उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। उसके अलावा सांबर और पचपदरा राजस्थान में, और गुजरात में कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ, ये पोटेंशियल साइट्स हो सकती है लिथियम की। और जम्मू एंड कश्मीर में अभी मिल ही गया है। तो ये सभी साइट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया न्यूली स्टेट ओन्ड कंपनी जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसके साथ अर्जेंटीनियन फर्म ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो अर्जेंटीनिया में लिथियम को जॉइंटली प्रोस्पेक्ट करेगा। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड स्पेसिफिक मैंडेट है उसका कि वो स्ट्रेटेजिक मिनरल एसेट्स को ही एक्वायर करेगा, जैसे लिथियम और कोबाल्ट को। लिथियम प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इसकी ग्लोबली डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइसेस भी इसकी वजह से इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल क्या है? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, इसको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। ये यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिथियम जो है नया वाइट गोल्ड बन चुका है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए कि वाइट गोल्ड इनमें से किसे कहा जाता है, तो लिथियम को कहा जाता है वाइट गोल्ड। क्योंकि अब जो रिचार्जेबल बैटरीज है, हाई परफॉर्मेंस की वजह से इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट ने फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल में 145 स्पीसीज को स्पॉट किया है। तो सुंदरबन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। और एक चीज़ आर्टिकल में दी गई है, 2 थ्रेटन्ड बर्ड स्पीसीज का नाम, वो आपको ध्यान रखना है, यूरेशियन करल्यू और लेसर सैंड प्लोवर। ये दोनों जो बर्ड स्पीशीज हैं ये नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आती है। IUCN स्टेटस आपको इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदरबंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स देखते हैं इसके। सुंदरबन जो है वो एक वास्ट कॉन्टिगस मैंग्रोव फॉरेस्ट सिस्टम है जो बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन में देखा जा सकता है, इंडिया और बांग्लादेश के। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जो डेल्टा बनाती है वहाँ सिचुएटेड है। इसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देखे जा सकते हैं। और जो काफ़ी सारा इसका एरिया है वो फॉरेस्ट रिजर्व के अंडर आता है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स जो इंडिया के द्वारा लिए गए हैं वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1973 के साथ के क्रिएशन के साथ साथ ज़्यादा बढ़ गए थे। सुंदरबन नेशनल पार्क जो 1984 में इस्टेब्लिश किया गया, उसमें टाइगर रिजर्व में एक कोर एरिया है, उसको नेशनल पार्क बनाया गया और उसको 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन भी मिल चुका है। सुंदरबन को 2001 में यूनेस्को की तरफ से बायोस्फीयर रिजर्व का भी डेजिग्नेशन मिल चुका है। सुंदरबन वेटलैंड जो है वो इंडिया ने वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको रमसर कन्वेंशन के अंडर इन जनवरी 2019। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है इसको अपनी फोना की वाइड रेंज के लिए जाना जाता है। यहाँ
260 बर्ड स्पीसीज देखी जा सकती हैं, काफ़ी सारे रेयर और ग्लोबली थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज देखी जा सकती है, जैसे एस्चुरिन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन और ऑलिव रिडली टर्टल्स। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का ओनली मैनग्रूव फॉरेस्ट है जहां टाइगर्स पाए जाते हैं। इसकी प्रिजर्वेशन के लिए डिस्कवरी इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड ने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने की बात की थी इन 2019। आई होप आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट था सुंदरबन के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल देखेंगे क्या है। सेंटर ने अराउंड 14,000 करोड़ रुपए बोरो किए हैं सो दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। कहाँ से बोरो किए हैं? ये बोरो किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ किया जाएगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम? बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आईबीआरडी। आईबीआरडी जो वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सब कुछ आपको ध्यान से सुनना है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये 68 मेंबर्स हैं इसमें, 49 फ्रॉम द रीजन, मतलब 49 एशिया के और बाकी बचे हुए मेंबर्स बाहर के। और इसका कमिटमेंट है कि जो एशिया और पैसिफिक रीजन है वहाँ प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एक माहौल बनाना, जो और एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। उसके बाद ये मेंबर्स को असिस्ट करता है, पार्टनर्स को लोन्स प्रोवाइड करवाता है, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, सो दैट सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। और इसी का एम यही है एशिया और पैसिफिक रीजन में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। 31 दिसंबर 2019 में एडीबी के 5 लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? जापान एंड यूएस, जिन दोनों का 15.6% स्टेक था, चाइना का 6.4, इंडिया 6.3 और ऑस्ट्रेलिया 5.8। हेडक्वार्टर्स इसके मनीला, फिलीपींस में पाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ये एडीबी के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में और आईबीआरडी के बारे में, दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के आईबीआरडी के बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आई एग्जिस्टेंस में? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से, जिसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। ये 44 नेशंस की एक गैदरिंग थी जो कि 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मिली 1944 में ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में। और वहाँ इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ऑर्डर के ऊपर नए रूल्स तैयार किए। ये 2 मेजर अकम्प्लिशमेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में लाई गई, एक तो आईबीआरडी, दूसरा आईएमएफ। 1944 में आईबीआरडी, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा गया, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और ये 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप में सामने आया। ओरिजिनली ये इसके जो लोन्स होते थे वो उन कंट्रीज़ के लिए थे जो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरी तरह डिवास्टेट हो चुकी थी। फिर इसका फोकस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट की ओर गया और ज़्यादा ध्यान इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे देना शुरू किया, जैसे डैम्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इरिगेशन सिस्टम और रोड्स पे। जो आईएफसी है उसको 1956 में फाउंड किया गया और ये इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कंपनीज को लैंड करने लगा और डेवलपिंग कंट्रीज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लैंड करने लगा। फिर 1960 में आईडीए को फाउंड किया गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने पुअरर कंट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपना जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का शिफ्ट है वो इसने पुअरर कंट्रीज पे, पुअरेस्ट कंट्रीज पे शिफ्ट किया और ये बैंक ग्रुप का प्राइमरी गोल भी बन गया। फिर उसके बाद 1966 में आईसीएसआईडी को फाउंड किया गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो इन्वेस्टर्स और कंट्रीज के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते थे उनको सेटल करने के लिए बनाया गया था। फिर आया 1988 में मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये लैंडर्स और इन्वेस्टर्स को इंश्योर करता है कोई भी पॉलिटिकल रिस्क जैसे वॉर से। अब आईबीआरडी के बारे में हमें पढ़ना है, आईबीआरडी इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकवरी करते हुए जो आईबीआरडी है इसने अपना मैंडेट ब्रॉड किया और गोल रखा अपना पॉवर्टी को एलिमिनेट करना और ग्लोबल इकोनॉमी
ग्रोथ को इंक्रीज करना। ये जो बैंक है ये केवल और केवल सॉवरेन गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली फाइनेंस करता है या फिर सॉवरेन गवर्नमेंट्स के द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको फाइनेंस करता है। आज इसका फोकस जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज पे ज़्यादा है या फिर ऐसी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 1026 से लेके $12,475 पर ईयर के रेंज के बीच में है, वहाँ इसका फोकस रहता है। ऐसी कंट्रीज इंडोनेशिया, इंडिया, थाईलैंड जो कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ये अट्रैक्ट करता है। सेम टाइम पे मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो 70% वर्ल्ड के पुअर पीपल का होम है। इसी वजह से ये जो बेनिफिट्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, इनकी पॉपुलेशन में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब रिच स्ट्रेटा के पास ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और जो लोअर स्ट्रेटा जाता है उनके पास कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। गवर्नेंस की बात करें आईबीआरडी के तो आईबीआरडी बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर होगा, एक अल्टरनेट गवर्नर होगा जो हर मेंबर कंट्री अपॉइंट करेगी। ये ऑफिस जो है यूजुअली कंट्री के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा हेल्ड किया जाएगा या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होगा उसकी मोस्टली अथॉरिटी क्या होगी, डेली मैटर्स से रिलेटेड, जैसे लैंडिंग ऑपरेशंस और लैंडिंग और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑपरेशंस होंगे उनसे रिलेटेड। आईबीआरडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो 25 होंगे टोटल और उसको चेयर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट या इलेक्ट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन को भी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ये अथॉरिटी दी जाएगी डेली मैटर्स की, लैंडिंग और ऑपरेशंस करने की। आईबीआरडी मोस्टली फंड्स अपने वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट से लेती है। इसने ये अलाउ किया है $500 बिलियन तक का लोन सो दैट पॉवर्टी को वर्ल्ड में एलिविएट किया जा सके, जो कि 1946 से वर्ल्ड में आई है, जहां गवर्नमेंट जो है $14 बिलियन कैपिटल में पे कर रही है। आईबीआरडी एक ट्रिपल ए रेटिंग मेंटेन किए हुए है 1959 से और इसी हाई क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये लो कॉस्ट पे बोरो कर सकती है और मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे ऑफर कर सकती है, कैपिटल ऑफर कर सकती है और वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं इन ए मोर सस्टेनेबल मैनर। आईबीआरडी हर साल इक्विटी पे रिटर्न कमाती है और इसका स्मॉल मार्जिन ये लैंडिंग के लिए यूज़ करती है। ये वर्ल्ड बैंक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी पे करती है और रिजर्व्स में जाके बैलेंस शीट को भी स्ट्रेंथन करती है और इसके जो एनुअल ट्रांसफ़र होता है फंड्स का वो आईडीए में चला जाता है, जो इससे पुअर कंट्रीज़ को फंडिंग मिलती है। आई होप आपको समझ आया होगा ये आईबीआरडी के बारे में, इम्पॉर्टेंट था ये। अब लास्ट हमारे लिए पढ़ने को है अभीम, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। क्या है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम्स है जिसका मकसद ये है, जिसका एम ये है कि हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। ये नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशन में लाया गया। इसका एम था 17,000 के अराउंड रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और 10 हाई फोकस स्टेट्स रखी गई और टोटल इस्टेब्लिश करना 11,000 के करीब हेल्थ अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को। इसके थ्रू क्रिटिकल केयर सर्विसेज को अवेलेबल करवाया जाएगा कंट्री के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां भी 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पॉपुलेशन 5 लाख से कम होगी उनको रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की बात की गई। इस स्कीम के अंडर जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ है और 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी, एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज, 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर्स, ये सभी सेटअप किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन और रूरल एरियाज़ का उसको रोबस्ट करना और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज और डिजीज़ आउटब्रेक में रिस्पॉन्ड करने के कैपेबल बनाना। जैसे कोविड टाइम्स में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर था, तो उस टाइप की अनइवन सिचुएशंस के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, एक आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम तैयार करना थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सर्विलेंस लेबोरेटरीज ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल और नेशनल लेवल्स पे। पब्लिक हेल्थ लैब्स को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा जो सभी स्टेट और यूटीज़ में एक्सपेंड की जाएगी।
सिग्निफिकेंस क्या होगी? इंडिया को बहुत लंबे टाइम से इस एक्सटेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया, ये हाईलाइट किया गया कि जो मार्जिन पे लोग जी रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सेस करना उनके लिए कितना मुश्किल है। इस स्टडी ने ये फाउंड किया कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज केवल 70% लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज़ में कम है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। और स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, पोषण अभियान मिशन, इंद्रधनुष, ये सभी जो स्कीम्स हैं, ये काफ़ी करोड़ ऑफ पीपल को डिजीज़ से बचाती हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा पुअर लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंडर हो चुका है। काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू सॉल्व हो चुके हैं। अदर रिलेटिव इनिशिएटिव की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम भी लाई गई है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी और जन औषधि योजना भी। यही था इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्वेश्चन हमने देखा था उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज: बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबंस। विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स? देखो, सुंदरबन के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया है, सुंदरबन तो टाइगर रिजर्व है ही। और बांदीपुर जो है, बांदीपुर नेशनल पार्क और उसके साथ साथ वो टाइगर रिजर्व भी है। इन दोनों का हमें पता है। तो 1 और 4 कौन कौन से में ऑप्शंस हैं? 1 और 4 के थ्रू हमारे पास ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है, तो बचते हैं बी और डी। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? अब आप ध्यान रखेंगे कि मानस जो है ये भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन भीतरकनिका ऐसा है जो कि टाइगर रिजर्व नहीं है। भीतरकनिका केवल और केवल नेशनल पार्क है। तो आपको ध्यान अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस लगाएंगे बांदीपुर और सुंदरबन की हेल्प से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 एंड 4। आई होप आपको समझ में आया है। लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको आपको लगता है कि मैं हाँ अप्रिशिएट करने वाला कुछ काम कर रही हूँ, तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पे आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।